नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग बताइए, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तीसरा सेमेस्टर पर हमारी क्लास अप्लाइड फिजिक्स की पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। 4 चैप्टर खत्म हो गए। मैंने कल कहा था ना, 4 चैप्टर खत्म होने का मतलब 75% ऑफ द सिलेबस खत्म हो गया। अब 75% ऑफ द सिलेबस खत्म होने के बाद आप कहाँ पे हैं? ये, ये इंट्रोस्पेक्शन आपको खुद करना है। हम बढ़ेंगे अपने पांचवें चैप्टर की तरफ, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो पुराना सिलेबस है उसमें जो पांचवा चैप्टर होता था ग्रेविटेशन, ठीक है। और वो ग्रेविटेशन उठा के पूरा, मतलब पूरा ग्रेविटेशन नहीं, केवल उसके दो टॉपिक कैप्लर्स लॉ और ग्रेविटी के बारे में उठा के डाल दिया है फोर्स में, ठीक है। तो फोर्स एंड मोशन में जो बचा हुआ है हम वो बाद में पढ़ेंगे। खैर अभी के लिए हम पांचवा चैप्टर नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ के गुण, ये शुरू करेंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थ के गुण। सभी लोग बताओ कि बाकी जो 4 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, जो पिछला चैप्टर हमारा रोटेशनल मोशन हुआ है, वो सब लोगों को अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। ठीक है। और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो हमारा नया चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आप लोगों को ये जो बेसिक डेफिनेशन होती हैं, इससे तो पता ही होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है। आप जानते हैं पदार्थ क्या होता है ना? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। यानी हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके पास अपना द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं, मैटर कहा जाता है। ठीक है। द्रव्यमान कम हो सकता है, स्पेस कम हो सकता है, लेकिन वो घेरता है स्पेस और उसके पास द्रव्यमान होता है। ठीक है। उसको मैटर कहा जाता है। अब मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेन क्या होती है, विकृति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेन किन कारणों से होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम दाब मापते कैसे हैं, दाब मापी प्रेशर गेजेस, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारी एक चीज खत्म होगी। उसके बाद दो लिक्विड होता है, यानी द्रव्य, यानी लिक्विड होती है जो, एक होता है द्रव, ठीक है, वो लिक्विड, और एक होता है द्रव्य यानी मैटर। तो द्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर द्रव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे किसी द्रव की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, विस्कोसिटी, कैपिलैरिटी, उसके अंदर क्षमता कितनी है, उसके अंदर केशिकत्व कितना है, ये सारी चीजें क्या होती है, एक द्रव्य की प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ गैसों के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब क्या क्या होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हालांकि इसमें भी आपको अच्छे खासे 10-12 लेक्चर्स लगेंगे। जैसे रोटेशनल मोशन में लगा वैसे इसमें भी लगेगा। उसके बाद आपका चैप्टर, मतलब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर हम बढ़ेंगे अपने आखिरी चैप्टर यानी थर्मोडायनेमिक्स, जो कि थर्मोमेट्री है, तापमिति, उसकी तरफ। ठीक है। क्लियर? चलो, तो मतलब सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम बढ़ सकते हैं इस चैप्टर की तरफ। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इसमें एक शब्द दिया हुआ मैटर। ठीक है। मैटर मतलब पदार्थ। तो पिछले ही चैप्टर में जो हम शुरू किए थे चैप्टर, तो हमने बताया था रिजिड बॉडी। पिछला चैप्टर जिसका नाम था रोटेशनल मोशन, उसको हम क्या कहते थे, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो उसमें एक था रिजिड बॉडी। ठीक है। अब रिजिड बॉडी के बिल्कुल उल्टा होता है एक डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या होता है? एक डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, जिसको विरूपित किया जा सकता हो। रिजिड बॉडी मतलब मतलब इतना ठोस हो, इतना कड़ा हो, इतना कठोर हो कि जिसको विरूपित ना किया जा सके। लेकिन जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है उसको, उसका रूप, उसका आकार, उसका आकृति बदला जा सकता है। ठीक है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी से हमारा चैप्टर शुरू होगा। फिर डिफॉर्मेबल बॉडी पे जब प्रेशर लगाते हैं तो हमें स्ट्रेस कैसे मिलता है, स्ट्रेस के बारे में समझेंगे, प्रेशर के बारे में समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आता है, मतलब ऐसे करके हमारा चैप्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक होगा वो मैटर होगा, कि मैटर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। बेसिकली उनमें डिफॉर्मेशन होता है कि नहीं, इस आधार पर दो तरह के होते हैं। ठीक है। दो मैटर होते हैं, दो तरह के मैटर होते हैं। वहां से शुरू करें। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि डिफॉर्मेशन फोर्स। ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे हमारे होगी वो डिफॉर्मेशन फोर्स। ये हमारा पहला हेडिंग होगा, पहला टॉपिक का। इसका मतलब होता है विरूपक बल। ठीक है। अ फोर्स which has potential to deform a body is called as deformable force। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है।
इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं, इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बल ऐसा बल जो किसी पदार्थ में विरूपण उत्पन्न कर सके विरूपक बल कहलाता है। ठीक है, विरूपक बल कहलाता है। अब विरूपण क्या होता है? देखो, जो पदार्थ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं विरूपण, यानी किसी की विरूपण मतलब होता है सिंपल सी, किसी की शेप, किसी पिंड की आकृति, आकार इत्यादि में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विरूपण कहते हैं। ठीक है, किसी भी पिंड की आकृति और आकार में, आकृति, आकार या इत्यादि प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहता है विरूपण। ठीक है, इंग्लिश में डिफॉर्मेशन, इंग्लिश में क्या कहता है? ये डिफॉर्म है नहीं, डिफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखें यहाँ पे, चेंज इन शेप, या तो शेप में आ जाए, या तो साइज में आ जाए, या किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी में, वॉल्यूम में आ जाए, आयतन में आ जाए, इन सभी में जब चेंज आ जाता है तो क्या कहते हैं? ऑफ अ बॉडी। तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो गई। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है कि किसी भी वस्तु के, किसी भी बॉडी के शेप और साइज, वॉल्यूम में, मास में, मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर में, उसमें चेंज आ जाता है। किसकी वजह से? इस विरूपक बल की वजह से। तो विरूपक विरूपक बल ऐसा बल है जो किसी वस्तु में, किसी पिंड में विरूपण उत्पन्न करता है। विरूपण क्या होता है? विरूपण होता है केवल आकृति, आकार इत्यादि भौतिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर? अब देखो, क्या हर बॉडी को डिफॉर्म किया जा सकता है? हर बॉडी को डिफॉर्म किया जा सकता है? नहीं। टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर किसके बेसिस पे? ठीक है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं टाइप्स ऑफ मैटर की बात कर रहा हूँ। किस बेसिस पे? टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी विरूपण के आधार पर जो मैटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम, एक को कहते हैं हम रिजिड बॉडी, जिसे हम पिछले क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, पिछले क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, और दूसरी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, या इसको नॉन रिजिड बॉडी भी कहते हैं, जो कि अब रिजिड बॉडी नहीं, ऐसी बॉडी, अ बॉडी दैट शोज नो डिफॉर्मेशन। ठीक है, यानी जिस पर विरूपण नहीं लगता, जिसको विरूपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको विरूपित नहीं किया जा सकता। अब इसमें केस क्या होता है? इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कब कहलाती है? कोई बॉडी रिजिड बॉडी तब कहलाती है जब उस पर किधर भी फोर्स लगाया जाए, ठीक है, लेकिन उसके पॉइंट ए और पॉइंट बी का लाइन जो लेंथ होगा वो हमेशा सिमिलर होगा। यहाँ भी कह लो, और उसको बल लगा के हम यहाँ पे ला दिए, फिर भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो दूरी होगी वो सिमिलर होगी हमेशा। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में जो दूरी होगी हमेशा समान होगी, उसको क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी होती है कि अ बॉडी विच इज डिफॉर्मेबल, मतलब
a body which can be deformed when certain force is applied to it। यानी एक निश्चित बल लगने के बाद जिसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें विरूपण आ जाता है। निश्चित बल लगने पर जिसमें विरूपण आ जाता है। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, विरूपण आ जाने का मतलब क्या होता है, एक मिनट रुको मैं जरा इसको ऊपर कर लूँ। आ जाओ दोस्त, ऊपर आ जाओ। जैसे देखो, ये दो बॉडी आपने देखी, अब इसके अपोजिट दो बॉडी देखो, ठीक है, इसके अपोजिट दो बॉडी देखो। एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, इसका यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी L1 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी L1 है। अब हमने इस पे ऊपर से फोर्स लगाया और नीचे से फोर्स लगाया, ठीक है। अब इनकी दूरी क्या हो गई, अब ये दब गया यानी ये सिकुड़ गया। अब यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई, L2 हो गई। कितनी हो गई, L2 बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस पे मैंने क्या टेंसाइल फोर्स लगाया, ऊपर खींचा नीचे खींचा। पहले तो मैं दबा रहा था ऊपर से भी नीचे से भी, कंप्रेशन कर रहा था, अब मैं टेंसाइल फोर्स दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी वापस से लंबा हो जाएगा, हो सकता है बहुत लंबा हो जाए अगर डक्टाइल होगा तो ये हमारा क्या हो गया, L3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, L1 नॉट इक्वल टू L2 नॉट इक्वल टू L3, ठीक है। L1 L2 L3 बराबर नहीं होंगे, यानी इस बॉडी का जो ए बी का दूरी है वो चेंजेबल है, यानी वो बदलता जा रहा है, यानी ये रिजिड बॉडी नहीं है। जो रिजिड बॉडी नहीं होती वो कैसी बॉडी होती है, वो होती है डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, यानी जिसको जिसको विरूपित किया जा सकता है। क्लियर? अब किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, जब किसी बॉडी को हम डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसका, तो सबसे पहला केस आता है टेंशन का, यानी उस वस्तु को खींचा जाता है, ठीक है, उस वस्तु को खींचा जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं, बताओ। नया चैप्टर शुरू हुआ तो आप शुरू से समझते चलेंगे, शुरू में सारी चीजें, अगर कोई डाउट आ रहा है तो शुरू में पूछते चलेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला रहता है, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो, मतलब बाद में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। अभी मैं कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक बार कुछ पढ़ा तो लें इस टॉपिक में, कुछ पढ़ लें, उसके बाद हम कमेंट्स देखते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स में देखें तो हम मेनली दो तरह के फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहला होता है टेंशन या टेंसाइल फोर्स, दूसरा होता है कंप्रेशन, ठीक है, या कंप्रेसिव फोर्स। अब इसी टेंसाइल फोर्स और इसी कंप्रेसिव फोर्स के दम पर एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, इलास्टिसिटी। जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी, तो आप लोग उसको कहेंगे क्या, इलास्टिसिटी, ठीक है। हिंदी में बोले तो प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी और ये होगी हमारी प्रत्यास्थता। ठीक है। अब इलास्टिसिटी का क्या डेफिनेशन, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आता है, पता है कि नहीं। देखो, प्रत्यास्था किसी वस्तु में क्या होता है,
कि या तो हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएं, उसे खींचे, या तो उसको कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, उसको दबाएं। क्या होता है, जो इलास्टिक बॉडी होती है वो फोर्स लगाने पर डिफॉर्म होती है, मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाती है या घट जाती है, लंबाई बढ़ जाती है घट जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। किसी पदार्थ के इस गुण को कि उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है फोर्स लगा के, टेंसाइल फोर्स लगा के, और कंप्रेसिव फोर्स लगा के घटाया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। ये मैंने सिंपल टर्म्स में बताया। लेकिन अगर आप साइंस के लैंग्वेज में देखेंगे तो प्रत्यास्थता मतलब होता है कि किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता जो है किसी वस्तु का वह गुण है, प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण से वस्तु अपने ऊपर लगे हुए विरूपण बल द्वारा, उसके ऊपर कोई डिफॉर्मेबल फोर्स लगेगा तो उसके द्वारा अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, इलास्टिसिटी is the property of a matter due to which when a force is applied to a body it deforms itself। ठीक है, it deforms itself, वो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है या विरूपित कर लेता है। क्लियर। और हाँ, जब तक फोर्स लगा है तब तक उसका स्टेट चेंज होगा, जैसे ही फोर्स को हम हटाएंगे वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे आपने रबड़ देखा होगा, ठीक है, जैसे जो मिठाई के डिब्बों पे जो रबड़ लगे होते हैं वो आपने देखा होगा। उसको क्या होता है, जब आप फोर्स लगाएंगे, आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो खींचेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसकी लेंथ में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो पतला होता जाएगा और उसका लेंथ बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे आप फोर्स हटाएंगे वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप रबर को खींचेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो फैलता जाएगा, लेकिन जैसे उसको छोड़ेंगे वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। यानी फोर्स लगाने पर किसी वस्तु में विरूपण हो जाए और फोर्स हटाने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, यानी किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ड्यू टू विच it elongates it elongates when a force is applied to it, and it comes to its original position when the force is released। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलो, क्लियर है तो फिर आपको पता नहीं क्या करना है। क्लियर तो वीडियो को लाइक करते चलो, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ इतने बच्चों को समझ में आ रहा है, इतने बच्चे देख रहे हैं तो इतने बच्चों को समझ में आ रहा है, और दोनों लोगों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देखो साइंस की भाषा में लिखते हैं प्रत्यास्थता, दूसरे कलर से लिखते हैं। साइंस की भाषा मतलब वो जो चतुर रामलिंगम को आती थी। प्रत्यास्थता। और प्लीज भाई राइटिंग में मत जाया करो, ठीक है, जब भी मैं हिंदी लिखता हूँ तो उसकी राइटिंग में मत जाया करो, बुरा लगता है। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर लगे विरूपक बल का विरोध करती है। नहीं, विरूपक बल का विरोध नहीं करती, एक मिनट, विरूपक बल का विरोध नहीं करती, विरूपक बल के कारण आकृति परिवर्तन या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल हटाए जाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था, मूल अवस्था या मूल आकार, ठीक है, अवस्था के लिए आकार कह लो, में वापस आ जाती है।
इसी गुण को क्या कहते हैं? इसी गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। है कि नहीं? समझ गए आप लोग? ये हमारी डेफिनेशन हो गई। यही अब इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। चलो भैया लिखते हैं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये विजिबल है कि नहीं आप लोगों को? ये फॉन्ट, हाँ दिख तो रहा है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं वर्च्यू, लेकिन वो बहुत कठिन हो जाएगा, यहीं से लिखो। ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ अ डिफॉर्मेबल force and acquires its original position after the force is released। जब फोर्स को हटा लिया जाए तो वो अपना वापस से पुराना पोजीशन जो होता है वो एक्वायर कर लेता है। ठीक है? इलास्टिसिटी का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया? ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही समझ लो। अब इलास्टिसिटी के आधार पे जो मटेरियल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है? इलास्टिसिटी के आधार पे मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं एक्चुअली। दो प्रकार के बीच में एक तीसरा प्रकार भी होता है, और सारे मटेरियल वो तीसरे प्रकार में आते हैं। ठीक है? लेकिन जो दो प्रकार के मटेरियल जो कि होते ही नहीं है, वास्तव में कभी पाए नहीं जा सकते, उनके बारे में पढ़ना है हमें। तीसरे के बारे में कम पढ़ना है। ठीक है? तीसरे के बारे में डेफिनेशन कम पढ़नी है, बाकी सारी चीजें पढ़नी है। तो इलास्टिसिटी के आधार पे मैटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी के गुण के आधार पे जो मैटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? एक क्या होता है? एक का नाम होता है परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल, और दूसरा होता है परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है? परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल और परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल ये होता है कि मान लो जैसे ये कोई मटेरियल है हमारा। ठीक है? ये हमने कोई एक छड़ ले ली। ठीक है? अब इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ, इधर फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स है। ठीक है? दोनों तरफ से खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब क्या हुआ कि ये इलोंगेट करता गया, ये बढ़ता गया बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, सॉरी बढ़ता गया बढ़ता गया, इसकी नई पोजीशन ये आ गई। ठीक है? इस तरफ भी बढ़ा। ठीक है? अब परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल का होता है कि इस पे कितना भी फोर्स लगा लो, इसको इस पे कितना भी फोर्स लगा लो, ये खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा, और जिस टाइम फोर्स हटाओगे वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि इस मटेरियल पर कितना भी फोर्स लगा लो तुम, ये खिंचता जाएगा विरोध करेगा तुम्हारे
आकार आकृति परिवर्तन का, और जैसे ही फोर्स हटाओगे वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसको जिस पर कितना भी बल लगाओ वो डिफॉर्म होने के बाद वापस अपने पोजीशन पे आ गई। जैसे आप लोगों ने रबड़, जैसे मैंने रबड़ का एग्जांपल दिया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि रबड़ को आप एक हद तक खींचते हैं, ठीक है, एक मतलब लिमिट तक खींचते हैं तो वो खींचती जाती है, और खींचते हैं तो एकदम टाइट हो जाती है, मतलब खींचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप उसको और खींचेंगे तो वो टूट जाती है। इसका मतलब कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती। एक टाइम के बाद सभी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाए, मतलब सभी बॉडी में क्रैक यानी फ्रैक्चर आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज अगर आवश्यकता से अधिक यानी जरूरत से ज्यादा उस पर बल लगाया जाएगा तो वो टूट जाएगी। यानी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं हो सकता जिसमें जितनी मर्जी डाल लो उतना फोर्स लगा लो और वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन को पा लेगा। हमने रबड़ पे फोर्स लगाया, ठीक है, खींचते गए एक टाइम पे टूट गया, अब हम फोर्स हटा लें तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा? कभी नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? तो कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल की। तो परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल यानी वो मटेरियल होता है कि जिसपे आपने फोर्स लगाया वो डिफॉर्म हो गई, ठीक है, जिसपे आपने फोर्स लगाया और वो विरूपित हो गई, अब आपने फोर्स हटाया तो दोबारा वो अपने पोजीशन में नहीं आएगी, वो उसी पोजीशन में रह जाएगी जिसमें है। ठीक है, तो कोई मटेरियल ऐसा भी नहीं होता। हर बार क्या होता है, हर मटेरियल के ऊपर ये चीज होता है कि उसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगी, मतलब उसमें परिवर्तन होगा, उसमें विरूपण होगा, लेकिन जैसे वो हटाएंगे वापस से नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, बहुत सारी बॉडीज ऐसी हो सकती हैं कि आप प्रेशर लगाएं तो वो टूट जाए, वो अलग केस हो गया। लेकिन अगर हम इलास्टिसिटी के बेस पे देखें तो किसी भी चीज में हम अगर फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा फैलेगी, ठीक है, वापस से सिकुड़ेगी, मतलब वापस से नॉर्मल होएगी। वापस से नॉर्मल होने के बाद हाँ, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो फिर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें पूर्णतः प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का गुण नहीं है। कुछ टाइम तक वो इलास्टिक गुण दिखाएगी, उसके बाद परफेक्ट होगी, यानी उसके बाद प्लास्टिक होगी। तो पूर्णतः प्लास्टिक भी नहीं हो सकता कोई, ना पूर्णतः इलास्टिक हो सकता है कि कितना भी खींचती जाओ वापस आ जाएगा, ना कोई पूर्णतः प्लास्टिक हो सकता है कि थोड़ा सा भी खींचो तो वापस आ जाएगा, ना वापस नहीं आएगा। थोड़ा सा खींचने पर तो वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खींचेगा तो वापस नहीं आएगा। तो कोई पूर्णतः प्लास्टिक भी नहीं होता, कोई पूर्णतः इलास्टिक भी नहीं होता। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी और परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का डेफिनेशन लिख दिया जाए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण पूर्ण सुघट्य पदार्थ, और उसको कहते हैं पूर्ण अपघट्य पदार्थ। नहीं नहीं, हाँ ये सुघट्य, ये प्रत्यास्थ, ठीक तो है, ये रहने दो। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण, बार बार मैं हिंदी नहीं लिखने वाला, ठीक है। अब एक बार देख लो इसको हिंदी में कहते हैं क्या है। इसको कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पूर्ण सुघट्य पदार्थ। जैसे आपने इलास्टिसिटी पढ़ा ना, इलास्टिसिटी के बिल्कुल उल्टा एक चीज होती है प्लास्टिसिटी, ठीक है, वो भी आपको जाननी जरूरी है। इलास्टिसिटी के बिल्कुल एक अपोजिट चीज होती है, ठीक है, जिसका क्या नाम होता है? प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। हाँ, सुघट्यता, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो बल लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हो और बल हटाने के बाद वापस आ जाए। प्लास्टिसिटी मतलब वो गुण जो बल लगाने के बाद डिफॉर्मेशन हो और बल हटाने के बाद वापस ना आए, ठीक है, वापस ना आए। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे मान लो आपने स्टील देखा होगा, ठीक है, आपने स्टील पे बल लगाया और स्टील को मोड़ दिया, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि आपने बल हटाया तो स्टील वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा है नहीं। रबड़ के साथ तो हो जाता है कि आपने बल लगाया, रबड़ लंबा हुआ, फिर बल हटाया, रबड़ वापस आ गया, लेकिन स्टील के साथ नहीं होता। तो स्टील स्टील में प्लास्टिसिटी है और रबड़ में क्या इलास्टिसिटी है, ठीक है। हर चीज में थोड़ी प्लास्टिसिटी थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, ना कोई पूर्णतः इलास्टिक हो सकता है, ना कोई पूर्णतः प्लास्टिक हो सकता है। अब हालांकि डेफिनेशन देख लेते हैं परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल और परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल का, ठीक। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। भाई एक तो तुम लोगों के नखरे इतने हैं, ये सारी जो डेफिनेशन की चीजें हैं ना, ये पीडीएफ में लिख के लाना चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं कि पीडीएफ से पढ़ने में मजा नहीं आता, ठीक है, आप लोग कहते हैं हैंड रिटन लिखने के लिए। अब एक बार इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हमारा बहुत सारा टाइम तो इसमें चला जाता है, इसलिए चैप्टर्स लंबे 15-15 लेक्चर्स के जाते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ पहले से होती तो अब दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई नहीं। पढ़ना आप लोगों को, अगर आप लोगों को मेरे लिखने समझ में आता है तो फिर वही ठीक है, अगर पीडीएफ समझ में आता है तो वही ठीक है।
जैसा आप लोग कहें। हालांकि पहले मैं पीडीएफ से पढ़ाता था तो लोग कहते थे, नहीं लोग मतलब आप ही लोग कहते थे कि सर लिख के पढ़ाया करिए, लिख के पढ़ाया करिए, तो तब से लिख के पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस हो रहा है कि नहीं? बताओ सभी लोग लाइक करते, चलो भाई। ठीक है, लाइक्स की संख्या दिखा दो कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो आप लोग, 2 महीने बाद एग्जाम देने वाले हो। ठीक है। मन, हाँ मन से बिल्कुल। तो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी जिसको हिंदी में कहते हैं हम पूर्ण सुघट्य पदार्थ। ठीक है। पूर्ण, नहीं प्लास्टिक बॉडी से पहले प्लास्टिक आ गया, चलो पहले प्लास्टिक ही लिख लेते हैं। पूर्ण सुघट्य पदार्थ। ठीक है। मैंने प्लास्टिसिटी के बारे में आपको बता ही दिया। अगर एग्जाम में प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन पूछ लेता तो बता लेंगे ना कि पदार्थ का वह गुण जिसमें बल लगाने पर विरूपण होता है और बल हटाने के बाद दोबारा मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होता। प्लास्टिसिटी में नहीं होता, इलास्टिसिटी में हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। न कोई बॉडी पूर्णतः प्लास्टिक होती है, न कोई पूरी बॉडी पूर्णतः इलास्टिक होती है। ये ये पॉइंट आप तो चाहे यहाँ पे लिख लें। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लें एक। नोट क्या है कि कोई भी पिंड, कोई अ, पिंड या पिंड कह लो, बॉडी कह लो, एक ही चीज है, मटेरियल कह लो, न तो पूर्णतः, न तो पूर्ण प्लास्टिक होता है, न तो पूर्ण इलास्टिक। ठीक है। और ये जो होता है कि तिरछा जाता है वो मेरे लंबे होने की वजह से। ठीक है, लिखते लिखते एक साइड झुकना पड़ ही जाता है, नहीं तो नीचे हाथ नहीं पहुंचता। चलो, हाँ परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी यानी पूर्ण सुघट्य पदार्थ। तो ऐसा पदार्थ जिसमें प्लास्टिसिटी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा हो इलास्टिसिटी की तुलना में, उसको हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक बार उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए, एक बार उसमें विरूपण आ जाए तो दोबारा से वो अपने ओरिजिनल स्टेट को, ओरिजिनल कंडीशन को प्राप्त ना हो सके, उसको कहते हैं। लिख देते हैं, सब लोग ध्यान से लिखो डेफिनेशन। ऐसी वस्तुएं जिनमें विरूपक बल हटाए जाने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था, अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं करते। अवस्था मतलब आकार या आकृति, को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पूर्ण सुघट्य पदार्थ कहलाते हैं। पूर्ण सुघट्य इनमें जो डिफॉर्मेशन होता है, इनमें जो विरूपण होता है कैसा होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, इनमें स्थायी विरूपण होता है, यानी एक बार अगर आकृति बदल गई तो दोबारा से आकृति वापस से नहीं आएगी, इनमें स्थायी विरूपण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं नीचे बताता हूँ, पहले इसका इंग्लिश लिख लो। ठीक है,
materials that do not regain the original shape materials that do not regain the original shape and size after the deformable force deformable force is removed are called as perfect प्लास्टिक मटेरियल। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल होता ही नहीं है तो मैं इसका डेफिनेशन क्यों लिखा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ में प्लास्टिसिटी का गुण ज़्यादा है, जिसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसको क्या माना जाता है, उसको परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी माना जाता है। ठीक है, उसको अपने क्वेश्चंस करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी मानते हैं, जिसमें प्लास्टिसिटी का गुण इलास्टिसिटी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हर वस्तु में दोनों गुण है, या तो थोड़ी सी इलास्टिसिटी है, थोड़ी सी प्लास्टिसिटी है, लेकिन जिसमें प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी बहुत कम होगी, उसको क्या कहेंगे हम, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल या परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। और दे possess दे possess परमानेंट डिफॉर्मेशन, जो इनमें विरूपण होता है वो स्थायी होता है। दे possess परमानेंट डिफॉर्मेशन, है कि नहीं। इनमें जो विरूपण होता है स्थायी, मतलब एक बार आकार बदल गया तो दोबारा से आकार परिवर्तित नहीं हो सकता। अब उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर हम लेना चाहें, क्या लेंगे, वैक्स। ठीक है, यानी मोम। अच्छा, और क्या ले लें, गीली मिट्टी, यानी क्ले, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गीली मिट्टी। आप एक बार मोमबत्ती को लीजिए, ठीक है, और मोमबत्ती पे बल लगाकर उसको, उसका आकार परिवर्तित कर दीजिए, तो आप बल हटाएंगे तो क्या वो दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। मोमबत्ती पे करके देखना, अभी तो दिवाली आने वाली है, दिवाली का टाइम है, तो आपके यहाँ मोमबत्तियां होंगी, तो मोमबत्ती को एक बार करके देखना, मोमबत्ती को फोर्स लगाना, ठीक है, उसको थोड़ा सा कोशिश करना कि वो लंबी हो जाए, या कंप्रेसिव नहीं, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी, तो तोड़ना नहीं है उसको, कोशिश करना कि उससे लंबी हो जाए। क्या लंबी होने के बाद उसे पॉसिबल है कि वो दोबारा से बल हटाओगे तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, नहीं, क्योंकि वो क्या है, उसमें प्लास्टिसिटी का गुण बहुत ज्यादा है, उसमें प्लास्टिसिटी का गुण बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी के, मतलब परफेक्टली कोई चीज प्लास्टिक नहीं है, सब में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होगी ही, सब में कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी होगी ही, लेकिन इसमें प्लास्टिसिटी का गुण बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है इलास्टिसिटी की तुलना में, इसलिए इसको परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी माना जाता है। ठीक है, जैसे वैक्स हो गया, जैसे क्ले हो गया, नहीं, गीली मिट्टी को आपने पकड़ा, बल लगाया, उसको डिफॉर्म कर दिया, विरूपित कर दिया, अब आप बल हटाएंगे तो दोबारा थोड़ी सी उड़ जाएगी, दोबारा ओरिजिनल थोड़ी हो जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, दूसरी हेडिंग परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, दूसरी हेडिंग क्या होगी, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, पूर्ण प्रत्यास्थ। डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ जिनमें विरूपक बल हटाए जाने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, मूल अवस्था क्या, मूल आकार को प्राप्त कर लेते हैं,
क्या कहलाते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। इनमें जो विरूपण होता है कैसा होता है? इनमें विरूपण अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों? जब तक बल रहेगा तभी तक विरूपण होगा, एक बार बल हटा लिया जाए तो वापस से अपने ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, इसलिए जो विरूपण होता है अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। ठीक है। अब ये डेफिनेशन हम इंग्लिश में लिखते हैं, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विरूपक बल हटाए जाने पर दोज मटेरियल which regain their original shape and size once the deformable force is released are called as perfect elastic मटेरियल कह लो, बॉडी कह लो, सब एक ही चीज है, मैटर कह लो। और दे पोजेस, इनके अंदर जो विरूपण होता है कैसा होता है? टेम्पररी डिफॉर्मेशन। जब तक बल है तब तक डिफॉर्मेशन दिखेगा, जब तक बल, जैसे ही बल हटा वैसे ही वापस अपनी पुरानी हालत में। जैसे जब हम लोग थे तो बचपन में जब तक पापा जबरदस्ती सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब तक पढ़ाई होती थी। और जैसे पापा के सामने से हटे, जब तक हमारे ऊपर से बल हटा, फोर्स हटा, वैसे ही हम लोग पुराने अपने स्टेट में यानी खेल कूद में लग जाते थे। तो वही होता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, हम लोगों की तरह ही। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका हो जाएगा क्वाड्स। ठीक है। जो क्वाड्स होता है वो समझ लो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहुत इलास्टिसिटी का गुण बहुत ज्यादा होता है। एक एक लिमिट के बाद वो भी फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें भी प्लास्टिसिटी आ जाती है, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी का गुण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। ठीक है। क्वाड्स, हिंदी में भी क्वाड्स ही कहते हैं। तो ये हो गया आपका परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ठीक है। आज लिखने का काम बहुत था। ठीक है। हालांकि भी इसमें भी आपको डेरिवेशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है। कल से हम स्ट्रेस जानेंगे। अब आज आपने इलास्टिसिटी जो पहला टॉपिक था वो जान लिया, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, दो तरह की इलास्टिक बॉडी होती है, आपने वो जान लिया। कल हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस, कि किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स यानी बल लगाते हैं, तो उस बल के विपरीत हमें एक प्रतिबल मिलता है। हमें नहीं मिलता, मतलब उस वस्तु के अंदर एक प्रतिबल जनरेट होता है, क्योंकि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, तो हर बल के अपोजिट एक प्रतिबल लगता है। ठीक है। वो प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस, उसे कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेस। ठीक है। अब उस स्ट्रेस के कारण जो उस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार सभी लोग बताओ कि सभी लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई कि नहीं? सारी चीजें जो आज डिस्कस की गई हैं, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? सभी लोग बताओ। क्लियर? तो अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अगले लेक्चर में सीखेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के लिए स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है। और स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को। उसके बाद बहुत सारे हमें अनुपात, पॉइजन्स रेशियो, फिर हुक्स लॉ वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें सीखनी है। ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर से जरूर करना। कोई क्वेश्चन बचा हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।